इंग्लिश मीडियम स्कूल शहादा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं गोवा जैसे मैंने देखा, विनय शर्मा लिखित ये पाठ है, इसका भाग 2। भाग 1 में हमने देखा कि लेखक विनय शर्मा जी, उनका परिवार और उनके साधु साहब का परिवार जो है वो गोवा देखने के लिए निकल पड़े। इंदौर से निकले हैं, खंडवा में रुके हैं, खंडवा में अपने साधु साहब की फैमिली को साथ लेकर वो मडगांव स्टेशन पर सुबह पहुंचे गोवा में। और 23 नवंबर की सुबह है, वह एक टैक्सी वाला हॉर्न बजाकर उनका ध्यान उनकी ओर खींच रहा है। लेखक टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर बेनालाइट कस्बा में आकर रुकती है एक रिसोर्ट के सामने। लेखक रिसोर्ट में आराम करते हुए हमें गोवा की कुछ विशेषताएं बताई। गोवा को 2 जिले में बांटा गया है, उत्तर गोवा जिला और दक्षिण गोवा जिला। पणजी ये राजधानी का शहर है। मांडवी नदी जो है 12 महीने पानी से भरी रहती है। गोवा में वातावरण में नमी होती है पर उमस भी होती है, चिपचिपापन होता है। उसके साथ वह बेनालाइन बीच घूमने के लिए गए शाम को, और बेनालाइन की खासियत उन्होंने बताई, ये शांत और खूबसूरत बीच है। उसके बाद लेखक ने वहां अनुभव किया, जीवन के सत्य को उन्होंने अनुभव बताया है कि जैसे उनके बच्चे जो है रेत का घर बनाने में जुटे रहते थे, एक लहर आती थी तोड़ देती थी उनके घरों को, दूसरी लहर आने से पहले बच्चे नया घर बनाते थे। तो लेखक ने बच्चों से आशावाद सीखा। उसके साथ साथ मिटना ये जीवन का सत्य है, ये भी उन्होंने वहां से सीखा। उसके बाद उन्होंने सैलानियों का मनोरंजन करने वाले पक्षी और कुत्ते, इनके बारे में एक मनोरंजन दृश्य हमारे सामने बताया है। तो इस तरह शाम गहरा गई है और लेखक जो है समुद्र किनारे आकर बैठ गए हैं। अभी वही समुद्र उनसे हास्य और भयावह लग रहा है। तो इस तरह लेखक ने जो बेनालाइन बीच पर शाम बिताई, इसका वर्णन हमने पिछले भाग में देखा। तो आइए अभी भाग 2 में पाठ को शुरुआत करते हैं। या गोवा घूमने के लिए निकले, सबसे पहले वो गए अंजुना बीच देखने के लिए। तो अंजुना बीच देखने के लिए वो निकल पड़े हैं। उससे पहले लेखक कहते हैं कि गोवा में अगर लगभग देखा जाए तो छोटे बड़े 40 बीच है, टोटल 40 बीच है, परंतु उसमें से मुख्य प्रमुख जो है, खास जो है वह 8 बीच है, 7 या 8 ही है। तो उसमें से पहला तो बेनालाइन बीच जो है वो देख चुके हैं। अभी दूसरा बीच जो है वो देखने के लिए जा रहे हैं, उसका नाम है अंजुना बीच। तो अंजुना बीच जो है वह नीले पानी वाला और पथरीला है। उसका पानी जो है नीले कलर का है और आसपास किनारे, समुद्र किनारे के आसपास इस बीच पर सारे पत्थर ही पत्थर है। जैसे बेनालाइन बीच जो है वो रेतीला था, सफेद रेती सा प्रदेश था, परंतु ये जो है पथरीला है और बहुत खूबसूरत है। और उसकी एक और देखा जाए तो ये जो अंजुना बीच है उसकी और एक और लंबी सी पहाड़ी है। पहाड़ी पर पेड़ पौधे सब हरियाली है, जहां से अगर हम पहाड़ी पर चढ़े तो यहाँ से हमें बीच का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मनोरम दृश्य इसका मतलब है मन को मोह लेने वाला, अट्रैक्ट करने वाला, आकर्षित करने वाला। अगर हम इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं और पहाड़ी से अगर हम अंजुना बीच को देखते हैं तो हमारा मन जो है उसके और अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। मनोरम दृश्य इसका मतलब है अट्रैक्ट करना, मन को मोह लेना, इतना सुंदर दिखता है। और ये जो है समुद्र तक हमें जाने के लिए, अंजुना बीच तक पहुंचने के लिए, नीचे पहुंचने के लिए इस पहाड़ी से ही हमें नीचे उतरना पड़ता है। पहाड़ी से ऊपर जाना पड़ता है। पहाड़ी से नीचे उतरकर हम इन पत्थरों पर खड़े होते हैं, अंजुना बीच पर देख सकते हैं। और ये जो नीला पानी है, ये नीला पानी, समुद्र का नीला पानी जो है इन पत्थरों से पछाड़ खाता है। पछाड़ खाना इसका मतलब है टकराना, पछाड़ खाना, टकराना। तो वो टकराता रहता है और इसके कारण क्या हुआ, जैसे समुद्र की लहरें आती है तो समुद्र की लहरें आने से ये लहरें इन पत्थरों से टकराती है। तो ये समुद्र का नीला पानी जैसे ही इस पत्थरों को पछाड़ता है, पीछे पीछे ढकेल रहा है और धीरे धीरे ये जो पत्थर है वह पीछे ढकलते
पीछे ढकल देता है और ढकेलने के कारण वो धीरे 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 पीछे हट रहे। और इतना ही नहीं, इस नीले पानी ने, इन लहरों ने इन पत्थरों को काट काट कर इन पत्थरों के बीच में छेद बना दिए, छोटे छोटे होल हो गए हैं। पत्थर जो है उनमें छोटे छोटे होल हो गए हैं, छेद बन गए हैं, जिससे पत्थर जो है बहुत कमजोर हो गए। कभी कभी इन पत्थरों पर पैर रखने के बाद वो पत्थर टूट भी जाए, इतने कमजोर हो गए पानी घुसकर। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े होल है, बड़े बड़े छेद है उसमें कई प्राणियों ने जाकर उसमें अपना घर बना लिया है। वो उसमें सांप, बिच्छू, कछुए, समुद्र में रहने वाले अलग अलग प्राणी जो है इन पत्थरों में घुसे रहते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ है, साथ ही समुद्र में काफी पीछे हट गया है और बीच में पानी भर गया पत्थरों के बीच में। इसे के कारण इन पत्थरों के बीच में बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव जो है उनका सहारा बन गया है। ये पत्थर जो है उनका सहारा है। तो इस तरह इस पर चलते समय, इन पत्थरों पर चलते समय बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। फिसलने का डर होता है, परंतु जिंदगी जीने का अपना एक आनंद होता है। लोग जो है एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंजुना बीच देखने जाते हैं, कहीं फिसलते हैं पत्थरों पर थोड़ी बहुत, और पानी के कारण फिसलट उस पर आ जाती है और धीरे धीरे चलते हुए जीवन का आनंद लेते हैं। और लेखक यहाँ पे एक वाक्य कह रहे हैं, संघर्ष में ही जीवन का आनंद होता है। लड़ने में, संघर्ष करने में जीवन में आनंद मिलता है, ऐसा लेखक यहाँ पे हमें कह रहे हैं। अंजुना बीच पर युवाओं का दल जो है मस्ती में डूबा रहता है। सारे यंग लड़के लड़कियां पिकनिक के लिए जाते युवा जो होते हैं, न्यू मैरिड कपल्स वगैरह, सारे मस्ती में डूबे होते हैं, समुद्र में नहाने में। और जो लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, वो अपने परिवार के साथ आने वाले लोग जो है उनका सारा ध्यान जो है अपने बच्चों की ओर होता है। अपने बच्चों को दिशा निर्देश देने में ही उन्हें लगा रहता है। दिशा निर्देश देना इसका मतलब है सूचना देना। तो बच्चों को सूचना देते हैं, इधर मत जा, पैर फिसल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, गिर जाएगा, इस तरह दिशा निर्देश देने में ही उनका समय चला जाता है। और लेखक कह रहे हैं, मैंने देखा कि समुद्र किनारा होने के बावजूद भी बेनालाइन बीच तथा अंजुना बीच दोनों अलग अलग है, दोनों की अपनी अलग अलग खासियत है, दोनों का अपना अलग अलग सौंदर्य है। बेनालाइन बीच जो है रेतीला तथा उथला है। उथला इसका मतलब है ऊपर उठा हुआ है, समुद्र से ऊपर है थोड़ा। पूरी सफेद रेती है, लंबाई तक दूर दूर तक सफेद रेतीला प्रदेश दिखाई देता है। और ये जो है बेनालाइन बीच जो है वो मछुआरों की पहली पसंद है। मछुआरे इसका मतलब है मच्छी पकड़ने वाले। और ये जो मछुआरे होते हैं वो सुबह सुबह इस बीच पर जाकर बड़ी से बड़ी मात्रा में मछलियां यहाँ पे पकड़ते हैं और बेचने के लिए बाजार में ले जाते हैं। तो ये मछली पकड़ने का केंद्र बिंदु है, व्यावसायिक केंद्र बिंदु है। सुबह पहले पर्यटक आने से पहले सुबह सुबह मच्छीमार यहाँ पे जाते, मछुआरे, और मछली बहुत मात्रा में मछली पकड़ी जाती है। परंतु खास बात यह है कि इतनी मछलियां पकड़ी जाने के बाद भी वह गोवा से बाहर उसका निर्यात नहीं होता है, गोवा के बाहर नहीं बेची जाती है। तो सारी मछलियां गोवा में ही बिक जाती है। और इस तरह उन लोगों को बेचने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। सारी मछलियां, इतने पर्यटक आते हैं कि सी फूड की मात्रा, मांग अधिक होती है, इसीलिए सारी मछलियां स्थानिक बाजार में ही बेची जाती है। गोवा में ही इनको बेच दिया जाता है और इसका निर्यात बिल्कुल नहीं होता है। इसके अलावा देखा जाए तो, इसके विपरीत देखा जाए तो अंजुना बीच जो है वो गहरा है। गहरा इसका मतलब है नीचे है और नीले पानी वाला है। उसकी खासियत है गहरा और नीले पानी वाला। और ये बॉलीवुड के पहली पसंद है। जो फिल्में बनाते हैं वह लोग यहाँ पे शूटिंग करना पसंद करते हैं। और यहाँ पे कई हिट फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अंजुना बीच पर आज तक जितनी भी फिल्में निकली है, उनमें से जितने लाडला वगैरह हिट फिल्में हैं, ऐसे हिट फिल्मों की शूटिंग अंजुना बीच के किनारे हुई है। और दोनों बीच जो है वो व्यावसायिक है, मूल अंतर व्यवसाय प्रकृति का है। दोनों व्यवसाय के, दोनों से गोवा सरकार
व्यवसाय मिलता है, बिजनेस चलता है। एक है तो मछली बेचकर और दूसरा है शूटिंग के तौर पर सरकार को गोवा को कर मिलता है। इसके बाद लोग शूटिंग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के लोग अलग अलग पदार्थ वगैरह बेचने के लिए भी आते हैं, अलग अलग चीजें बेची जाती है। तो उसके बाद अंजुना बीच देखने के बाद लेखक और उनके परिवार साधु साहब जो है राजधानी का शहर जो है वो पणजी देखने के लिए निकल पड़े। अभी लेखक और उनका परिवार पूरे दिन भर पणजी शहर घूमते रहे। उन्होंने खरीदारी की, जो उनको लेना था, पणजी शहर में घूमे और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर शाम को लेखक जो है वो तीसरे बीच पर गए। तीसरे बीच का नाम है कलिंगुड़ बीच। बेनालाइन बीच देखा, अंजुना देखा, अभी कलिंगुड़ बीच। तो ये कलिंगुड़ बीच जो है वो रेतीला है और तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इतनी उसकी लंबाई है। और यहाँ पे कलिंगुड़ बीच पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पर्यटकों की संख्या हमें दिखाई देती है और बहुत सारे पर्यटक आते हैं। और यही कारण है कि ज्यादा पर्यटक आने के कारण और लंबा बीच होने के कारण जो स्थानिक लोग हैं गोवा के, उनके व्यवसाय का केंद्र बिंदु है। गोवा के लोग जो है यहाँ पे अलग अलग दुकानें लगाते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, पैसे कमाते हैं। और यहाँ इस बीच पर, कलिंगुड़ बीच पर बहुत सारे वाटर गेम भी, आपको वाटर स्पोर्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ ऐसे है इन वाटर स्पोर्ट में जिसे कुछ हैरतगंज है, हैरत अंगेज जिसका मतलब है आश्चर्यजनक है। ऐसे वाटर स्पोर्ट है उनके देखने के बाद या करने के बाद बहुत आश्चर्यजनक लगता है, जिन्हें देखने में भी बहुत आनंद आता है, ऐसे वाटर स्पोर्ट्स है। और हम लोग अपने अपनी रुचि से अलग अलग स्पोर्ट को आजमा सकते हैं, अलग अलग गेम खेल सकते हैं वाटर का। कोई बोटिंग करता है, कोई समुद्र के अंदर जाता है, अलग अलग खेल है। और उन्होंने भी कई खेलों में हिस्सा लिया और समुद्र के पानी का और वाटर स्पोर्ट का आनंद उठाया। उसके बाद लेकिन उन्होंने अधिक रोमांच जो है, अधिक आश्चर्यजनक बात, आनंद जो है उनको पैराग्लाइडिंग में आया। पैराग्लाइडिंग में उनकी पत्नी और दोनों पैराशूट को लेकर ऊपर हवा में उड़ रहे थे और हवा में उड़ते समय नीचे जो समुद्र है, अथांग जलराशि इसका मतलब चारों जगह पानी ही पानी, और ऊपर से वह तैर लटके हुए हैं पैराशूट से, हवा में रस्सियों से हवा में लटके हुए हैं और जहां देखो पानी ही पानी, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। और उनकी लेखक और उनकी पत्नी जो है दोनों बहुत डरे हुए थे। और डर इस बात, खुश भी बहुत थे, आनंद भी बहुत आ रहा था। डर इस बात का था अगर ये रस्सी छूट गई तो हमेशा के लिए गई। और खुशी इस बात की थी कि ऐसा रोमांचकारी दृश्य उन्होंने पहली बार देखा था, सचमुच बहुत अद्भुत था, बहुत आश्चर्यजनक था। रस्सियों के साथ हवा में लटकना, ऊपर और नीचे भले, और अथांग समुद्र को देखना बहुत ही रोमांचकारी आनंद। उन्हें सबसे ज्यादा आनंद लेखक को और उनकी पत्नी को पैराग्लाइडिंग। ऐसे करके लेखक और उनके परिवार ने, साधु साहब के परिवार ने यहाँ पे 4-6 दिन वो रहे। लेकिन उनकी एक दिनचर्या थी, एक डेली रूटीन थी। सुबह जल्दी उठ जाते थे, फटाफट से नाश्ता करते थे, दिन भर घूमते फिरते गोवा देखते थे और जब शाम को वापस आते थे तो रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में तैरते थे और अपनी सारी थकान जो है, दिन भर की जो थकान थी उनकी, वह पूल में तैरते हुए मिटाते थे। एक दिन वो कोलवा बीच देखने गए और कोलवा बीच में उन्होंने बोटिंग का आनंद लिया। पहले उन्होंने बेनालाइन देखा, अंजुना देखा, कलिंगुड़ बीच देखा, कोलवा बीच देखने गए तो वहां पे उन्होंने बहुत देर तक बोटिंग की। इतना ही नहीं, यहाँ पे छोटी छोटी डॉल्फिन मछलियां देखी। हालांकि देखा जाए तो वो छोटी छोटी थी, परंतु बच्चों ने डॉल्फिन मछलियों के साथ बहुत आनंद लिया, बहुत मजे लिए, उनके साथ खेले उनके बच्चे। और जब
लेखक 5-6 दिन वो 4-6 दिन गोवा में उन्होंने बिताए, उस समय यहाँ पे नवरात्रि का पर्व शुरू था। नवरात्रि पर्व इसका मतलब है नवरात्रि उत्सव, दुर्गा देवी की पूजा अर्चा में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है। और यहाँ पे दशहरा का पर्व जो है वह मनाने का जो सौभाग्य है उन्हें प्राप्त हुआ। और उत्तर भारत में जिले में तरह घर घर गली गली में मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और रात होने पर लड़कियों के द्वारा गरबा नृत्य किया जाता है, रास रचाई जाती है, पूजा अर्चा होम यज्ञ किए जाते हैं। और ऐसा यहाँ भी होता था, गोवा में भी ऐसा ही हो रहा था, दुर्गा माँ की पूजा की जा रही थी। और परंतु एक खासियत यह थी कि दशहरे के दिन हमारे यहाँ रावण का पुतला जलाया जाता है, परंतु यहाँ पे रावण दहन नहीं हो रहा था, रावण का पुतला नहीं जलाया जा रहा था। और उसके अलावा सुबह लोग जो है भगवान की पालकी लेकर मंदिर जाते थे और फिर वापस आने के बाद पूजा करते थे। पूजा अर्चा करने के बाद एक विशिष्ट पेड़ का पत्ता जो है, जैसे हम सोना बोलते हैं, दशहरे के दिन सोने के पत्ते देते हैं, तो आपटे नाम का जो पेड़ होता है उसके पत्ते होते हैं वो देते हैं। तो उसी तरह पत्ते देकर वह एक दूसरे को विश कर रहे थे, एक दूसरे के घर जाकर मिल रहे थे। इस तरह दशहरा का पर्व मनाने का अवसर लेखक को वहां पे मिला। की भी अपनी एक परंपरा है, संस्कृति है। और लेखक कहते हैं इतने दिन गोवा में रहने के बावजूद भी वह पूरी तरह गोवा को नहीं देख पाए, पर इतना जरूर समझ पाए हैं कि गोवा जो राज्य है वह पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद भी वह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह आत्मसात किए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं, घूमते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, परंतु गोवा ने आज भी पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण नहीं किया है, उनके जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं। फॉरेनर बहुत आते हैं, परंतु अपनी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसको आज भी पकड़े रखा है। गोवा के लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे पहले पहनते थे और अपनी संस्कृति को उन्होंने पूरी तरह आत्मसात किया है, छोड़ा नहीं है। पर्यटक जो है वो आते हैं, फैशन के रंग में रंगते हैं, कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंगकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अभी भी पकड़े हुए, अभी भी अपनी सांस्कृतिक परंपरा को वो नहीं भूले, अभी भी वैसे ही है जैसे उनकी रीति रिवाज थे, उनकी परंपराएं थी, ट्रेडिशंस थे, वैसी ही संस्कृति, वैसी भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक परंपरा को लेकर आज भी गोवा के लोग चल रहे हैं। भले कितने भी पर्यटक आए, कितने भी फैशन आए नए नए, वो फैशन के रंग में पर्यटक रंगते हैं, पर्यटकों को रखते हैं थोड़ी देर के लिए, पर्यटक जाने के बाद वो अपनी संस्कृति को अपने हाथों में रखकर चलाते हैं। इस तरह सुंदर सा गोवा का वर्णन लेखक ने इस पाठ में हमें दिया हुआ है। तो घर बैठे ही हमने गोवा का सफर किया और जब भी हमें समय मिले गोवा देखने जरूर जाना चाहिए। तो इस तरह ये पाठ जो है यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ में।